स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इतने दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी नवरात्रि की वजह से, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे, इसके लिए सॉरी। और आपने इतना वेट किया इसलिए थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो क्लास में हम कवकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो कवकों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम इन्हीं चारों के बारे में, इनके क्या क्या लक्षण हैं इन चारों के बारे के, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फाइकोमाइसिटीज। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है फाइकोमाइसिटीज। इनका जो शरीर, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो जीव हैं, इनका शरीर एक कोश की होता है, अपपटीय। ठीक है, इनका जो कवक सूत्र कैसा होता है? अपपटीय होता है, जिसमें हमारा पट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अपपटीय होता है या ये संकोशिकीय होते हैं, यानी जो इनके केंद्रक होते हैं, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के जो कवक सूत्र होते हैं वो अपपटीय होते हैं या संकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनमें जो जनन होता है, इनमें अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे, पहला क्या लिखेंगे कि इनका जो कवक सूत्र होता है वो अपपटीय होता है। तो लिखेंगे इनका शरीर एक कोशिकीय अपपटीय होता है। ठीक है, या संकोशिकीय। ठीक, संकोशिकीय हम पढ़ चुके हैं कि जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकोशिकीय बोलते हैं। संकोशिकीय होता है। ठीक, दूसरा, इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु दोनों प्रकार से होता है। तो लिखेंगे इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, तो इनकी इतनी खासियत, दो ही प्रकार के इनमें जो कहते हैं, इनका जो कवक सूत्र होता है वो कैसा होता है? अपपटीय होता है। ठीक है, और इनमें जो जनन होता है वो चल तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। इनके उदाहरण क्या हैं? तो इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण इनके कौन कौन से कवक आते हैं? म्यूकर, राइजोपस, ये इनके उदाहरण है। दूसरा है हमारा एस्कोमाइसिटीज। दूसरा वर्ग क्या है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इसमें जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं, इनको यानी ईस्ट को छोड़कर जो अन्य कवकों का जो कवक जाल यानी कवक सूत्र होता है वो कैसा होता है? पटीय होता है। ठीक है, इसमें पटीय कवक सूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो पटीय कवक सूत्र में क्या होता है? ये इसमें एक इनके जो केंद्रक होते हैं वो आपस में नहीं मिलते, क्योंकि इनमें पट पाया जाता है। ठीक है, सारे केंद्रक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, इनमें चल बीजाणु का पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिख लेंगे
लिखेंगे कि कवक सूत्र पटीय। ठीक है, इनका कवक सूत्र कैसा पटीय होता है और ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें चल बीजाणुओं का पूर्णतः अभाव होता है। पूर्णतः अभाव होता है। तीसरा है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण हैं, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, उदाहरण लिख लेंगे इसके हम। उदाहरण है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, इसका जो ये इस कवक का यूज कहाँ होता है? जैव रसायन व आनुवंशिकी में। ठीक है, न्यूरोस्पोरा हो गया आपका, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम आदि। तीसरा हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। माइसिटीज इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो कवक जाल होता है वो एक कवक जाल इनका बहुकोशिकीय होता है, पट्टीय होता है और शाखित होता है। पट्टीय फिर से वही चीज कि इनमें के पट पाए जाते हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके केंद्रक एक साथ नहीं होते हैं, वो पट की वजह से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, इनमें चलन कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जनन अंग भी स्पष्ट नहीं होता, अर्थात इनमें जो कहते हैं इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ये बहुकोशिकीय पट्टीय एवं शाखित होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें चलन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित होती है। ठीक है, तीसरा अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा नहीं होता। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेंगे हम। इसका उदाहरण है पक्सीनिया, मशरूम आदि। पक्सीनिया, मशरूम आदि। ठीक है, चौथा है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज ठीक, इसकी विशेषता क्या है? इसके लक्षण क्या है? इनका जो कवक जाल होता है वो शाखी होता है।
ठीक है। पटयुक्त तथा ये बहुकेंद्रकीय होते हैं। लैंगिक जनन इनमें नहीं होता है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक, इसके बस इतने ही लक्षण हैं। तो पहला हम लिख लेंगे कवक जाल शाखित पटयुक्त तथा बहुकेंद्रकीय होता है। बहुकेंद्रकीय होता है। इसका सेकंड लक्षण है लैंगिक जनन अनुपस्थित। लैंगिक जनन अनुपस्थित मतलब इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है ना, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तीसरा अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक, इसका जो उदाहरण इसका एक ही है, सार्कोस्पोरा। ठीक, तो आपका ये कवकों के बारे में खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से जो हमारा जगत कवक था वो फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की एक लास्ट हेडिंग है सूक्ष्म जीव। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अध्याय 2 हमारा खत्म हो चुका है। बस इसकी एक हेडिंग और बची हमारी, सूक्ष्म जीव। ठीक, अब हम हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म जीव। इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, तो जिन जीवों को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। ठीक है, हम सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियों व पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अतः ये जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है, वो सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव हम किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, वायरस, वायराइट्स और प्रियॉन। ठीक है, प्रियॉन्स। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, वायरस, वायराइट्स और प्रियॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग डालेंगे, वायरस। ठीक है, वायरस का क्या अर्थ होता है, वायरस का अर्थ होता है, वायरस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो वायरस का क्या अर्थ होता है, पॉइजन। ठीक है, विषाणु मतलब विष के अणु। ठीक है, तो वायरस का क्या मतलब होता है, पॉइजन होता है, मतलब पॉइजन क्या होता है, जहर, यानी विषाणु मतलब विष के अणु। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, यानी ऐसे अणु जो विष के अणु हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब क्या होता है, विष। ठीक,
वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विषाणु। ठीक है, तो विषाणु, अगर विषाणु का हम संधि विच्छेदन विषाणु को दो भागों में बांट दे तो विष के अणु, विष के अणु। वायरस जो होते हैं, ठीक है, विषाणु, वो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये एक अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, इन मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो जीवित कोशिकाओं के अंदर, मतलब सिर्फ ये जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करते हैं। अगर ये जीवित कोशिकाओं के बाहर है, मतलब ये ऐसे ही खुले में पड़े हुए हैं, तो क्या है? ये मृत के समान है। ठीक है, ये एकदम मरे हुए से रहते हैं। इसीलिए क्या होता है? ये लाखों वर्षों तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि जब तक ये बाहर रहते एकदम मृत की तरह पड़े रहते हैं। और जैसे ही ये जीवित, किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये अपना गुणन करने लगते हैं। ठीक है, अपनी संख्या को क्या करने लगते हैं? बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें वायरस, लिखेंगे वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। अम्ल के बने होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अविकल्पी परजीवी क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, अगर ये किसी जीवित कोशिका के बाहर यानी मतलब खुले में पड़े हैं तो क्या है? ये बिल्कुल मृत के समान है। ठीक है, इसलिए क्या है? वर्षों तक जीवित रहते हैं। और जैसे ही ये जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करने लगते हैं? अपनी संख्याओं को बढ़ाने लगते हैं, यानी गुणन करने लगते हैं। ठीक है, जो विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान। विषाणु का अध्ययन हम विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी। ठीक है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहाँ दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1882 में किया था। ठीक है, तो इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने सन 1882 में किया था। 1882 में किया था। इन्होंने वायरस को सबसे पहले तम्बाकू की पत्तियों में देखा था। ठीक है, तम्बाकू की पत्तियों में उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? वायरस को।
क्योंकि वो तम्बाकू में एक रोग होता है, तम्बाकू की पत्तियों में एक रोग होता है चितेरी रोग, ठीक है। यानी जो उसकी पत्तियां होती हैं, तम्बाकू की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, चितकबरी हो जाती हैं। तो ये उसी का अध्ययन कर रहे थे कि किस वजह से जो तम्बाकू की पत्तियां चितकबरी क्यों हो जाती, इसका वो अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो चितकबरी मतलब जिनमें ये रोग है, चितकबरी का जो रोग है, उन्होंने क्या किया, उसको रगड़ के एक स्वच्छ पत्ती में उन्होंने इसका रस डाल दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय बाद वो जो स्वच्छ पत्तियां थी या जो स्वस्थ पत्तियां थी उनमें भी ये रोग हो गया, ठीक है। तो उसी का अध्ययन करते समय उन्हें ये पता चला कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ये एक सूक्ष्म जीव है जो वायरस, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, वायरस, उसकी वजह से ये रोग तम्बाकू की पत्तियों में होता है, जिसकी वजह से एक पत्ती से दूसरी पत्तियों में हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो इवान वर्स्की क्या कर रहे थे, वो इस बात को खोज रहे थे कि तम्बाकू की पत्तियों में चितकबरी रोग क्यों होता है, ठीक है। उसी का अध्ययन करते समय उन्होंने वायरस का पता लगाया। उन्होंने क्या किया, एक चितकबरी जो पत्ती होती है, मतलब जो एक रोग से ग्रसित पत्ती थी, उसको लिया और उसे रगड़ कर जो उसका रस है वो एक अच्छी पत्ती में डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ समय बाद भी उस पत्ती में वही चितकबरी रोग, चितेरी रोग हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये किस वजह से हो रहा है, ये एक सूक्ष्म जीव वायरस है जिसकी वजह से ये रोग होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि सन 1882 में किया था उन्होंने इसे तम्बाकू की पत्तियों में सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। तम्बाकू की पत्तियों में होने वाले चितेरी रोग के अध्ययन के समय में इसकी खोज की थी, ठीक। उसके बाद 20वीं शताब्दी में, ठीक है, वायरस से होने वाले बहुत से रोगों को ढूंढा, मतलब बहुत से रोगों की खोज हुई, ठीक है, कि वायरस से और भी बहुत से रोग होते हैं, जैसे पशुओं में खुरपका, ठीक है, मुखपका यानी फीट एंड माउथ रोग होता है, मनुष्यों में पीत ज्वर, ठीक है, वायरस के कारण होता है, पोलियो, चेचक, ठीक है, पौधों में आपका तम्बाकू की पत्तियों से होने वाले रोग, ठीक है, और भी बहुत सारे रोग हैं जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, एड्स, डेंगू, ये जितने भी रोग हैं ये सब किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। और एक तो आपका प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका कोविड-19 का वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लॉकडाउन चल रहा था, अभी तक आपका ओपन हो गया है, आपके स्कूल भी बंद थे, ठीक है। तो ये वायरस क्या होते हैं, ये इनका जो संक्रमण होता है वो बहुत जल्दी से होता है, एक स्थान से अगर इन्हें जो जीवित कोशिकाएं मिलती रहती हैं तो इनका जो गुणन होता है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है, ठीक। और जो वायरस के जो कहते हैं वायरस फैलता कैसे, इनका संक्रमण कैसे होता है, वायु द्वारा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल लें जुखाम का, अगर किसी को जुखाम है, ठीक, उसके अंदर अगर जुखाम के वायरस है, अगर वो कहीं छींकता है खुली जगह में, तो वो क्या होता है, वायु द्वारा एक से दूसरे के ऊपर चला जाता है, ठीक है। संक्रमित भोजन है, ठीक है, पेयजल, अगर हम किसी भी मनुष्य ने अगर उसके अंदर वायरस का संक्रमण है, अगर उसने उसका जो भोज्य पदार्थ है उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति ने खा लिया तो उसको वो भी संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने संक्रमित पेय पदार्थ पी लिया तो उसको भी ये संक्रमण वायरस का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, जो वायरस का संक्रमण फैलता है।
तो ये वायु द्वारा फैलता है। संक्रमित भोजन है, पेयजल है, ठीक है। और आपका जो संक्रमित इंजेक्शन है, अगर किसी को वायरस का संक्रमण है, उसकी द्वारा इस्तेमाल की गई सुई को अगर हमने किसी और पे इस्तेमाल कर लिया तो इसके द्वारा भी क्या होता है, वायरस का संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। संक्रमित जानवरों की वजह से, जैसे कुत्ते को अगर रैबिज रोग है, अगर कुत्ता किसी को काट लेता है तो उस इंसान को भी रैबिज रोग हो जाता है। तो इस ठीक है, संक्रमित जानवरों के काटने से भी इसका संक्रमण फैलता है, ठीक। तो कुछ जो रोग हैं उनके हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो वायरसों से बहुत से 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत से वायरस से होने वाले रोगों का पता लगाया, जिसमें क्या है मुख्य, ठीक है, जिसमें पशुओं में, पहले हम पशुओं के होने वाले रोग देख लेते हैं। पशुओं में खुरपका, मुखपका रोग, फूट एंड माउथ, ठीक है। मनुष्यों में तो बहुत सारे रोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं इसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। जैसे हमारा जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, छोटी माता है, कैंसर है, डेंगू है, एड्स है, रैबिज है, चेचक है, बहुत सारे रोग हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। प्रेजेंट टाइम का आपका कोविड-19 का वायरस हो गया, ठीक। तो लिख लेंगे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, कैंसर, एड्स, रेबीज, डेंगू आदि। मैं इतने ही रोग के नाम लिख रही हूँ, लेकिन और बहुत सारे रोग हैं जितना मैंने नाम दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। पौधों में तंबाकू का चितेरी रोग, पौधों में तंबाकू की पत्ती का चितेरी रोग, ये जो तंबाकू की पत्ती का वायरस उसको होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछता भी है, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक। ये कुछ रोग हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। अब इनका संक्रमण मैंने बताया, संक्रमण का कैसे होता है, ठीक है, वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम, खसरा, चेचक, छोटी माता, इन सब का संक्रमण कैसे होता है, वायु द्वारा होता है, ठीक है। वायु के द्वारा ये कहते हैं वायरस एक जीवित कोशिका से दूसरी जीवित कोशिका में चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए संक्रमित भोजन है, उसका संक्रमित भोजन है, संक्रमित पेयजल है, उसके द्वारा भी ये वायरस फैलते हैं, ठीक है। संक्रमित जानवरों के काटने से, संक्रमित इंजेक्शन को लगाने से, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, ये वायरस एक से दूसरी जगह ये फैलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायरस के बारे में। अगली हेडिंग हम डालेंगे वायराइड्स, ठीक है। वायराइड्स, तो वायराइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। ये वायरस से भी छोटे संक्रामक कारकों का एक वर्ग होता है। ये स्वतंत्र वृत्ताकार आरएनए अणु है, ठीक है। ये क्या है, ये एक आरएनए अणु है, ठीक है, जो क्या होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक। और ये एक दो नहीं होते, मतलब ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक समूह में होते हैं, ठीक है, एक वर्ग में होते हैं, ठीक है, जो रोग फैलाते हैं, ठीक। ये इतने छोटे होते हैं कि वायरस के अगर हम 10 टुकड़े कर दें, ठीक है, ये वायरस से कितने छोटे होते हैं कि अगर हम वायरस के 10 टुकड़े कर दें तो ये उसके 10वें टुकड़े के बराबर होते हैं वायराइड्स, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सन 1971 में टीओ डायनर ने किया था, ठीक। तो इसकी खोज किसने की थी, टीओ डायनर ने की थी सन 1971 में। उन्होंने ये पता लगाया था कि आलू का एक रोग होता है जिसमें आलू में गिल्टीदार कंद गिल्टीदार होकर, ठीक है, जो इसके कंद होते हैं वो गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं
और इस रोग को बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। ठीक, ये फैलता कैसे, ये इस पर्स से फैलता है। अगर एक आलू को ये रोग हो गया, अगर कोई दूसरा आलू उसमें टच है, छुआ हुआ स्पर्श है, तो उसको भी हो जाता है। और इसी प्रकार एक दूसरे से पूरे आलू हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो टियो डाइनर ने 1971 में इसे एक आलू के, ठीक, उन्होंने बताया कि आलू का एक रोग होता है जिसमें इसके कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। ठीक है, ये कैसे फैलता है, ये स्पर्श से फैलता है। ठीक है, आलू के अलावा जो वायराइड्स होते हैं ये हमारी फसलों व फलों के पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हो गया तम्बाकू, नारियल, कुकुम्बर, साइड्स के पौधों में ये अधिक संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है, डायनर ने खोज के बाद, ठीक है, तो डायनर की खोज के बाद अब तक लगभग 1 दर्जन रोगजनक वायराइड्स का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, तो वायराइड्स कैसे कहते हैं संक्रामक कारक है, वायरस से भी छोटे। ठीक है, ये क्या है, ये एक आरएनए अणु है जो स्वतंत्र वृत्ताकार आरएनए अणु है, जो सिंगल नहीं रहती, अकेले अकेले नहीं रहते, एक दो में नहीं रहते। इनका क्या होता है, पूरा एक समूह होता है, ये एक वर्ग में रहते हैं और रोग फैलाते हैं। ठीक है, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरस के अगर हम 10 टुकड़े कर दें, उसके 10वें भाग के बराबर ये होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वायराइड्स वायरस से भी छोटे, संक्रामक कारकों का एक वर्ग है। ये स्वतंत्र वृत्ताकार आरएनए अणु है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक, ये एक दो नहीं, इनका समूह होता है, जो रोग फैलाते हैं, ठीक, ये वायरस से इतने छोटे होते हैं कि वायरस के 10वें टुकड़े के ये बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक, इनकी खोज आगे लिखेंगे हम। इनकी खोज सन 1971 में टीओ डायनर ने किया था। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा आलू का रोग जिसमें इसके कंद गिल्टीदार होकर
गिल्टी दार होकर चटक जाते हैं, चटक जाते हैं। इस रोग को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलता है? ये स्पर्श के द्वारा फैलता है। ये स्पर्श के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलता है। ठीक है, वायराइड्स आलू के अलावा हमारी फसलों और फलों के पौधों को भी में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया तम्बाकू, नारियल, कुकुम्बर, साइड्स के पौधों में आदि। ठीक है, डायनर की खोज के बाद लगभग 1 दर्जन रोगजनक वायराइड्स का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा। डायनर की खोज के बाद अब तक लगभग 1 दर्जन रोगजनक वायराइड्स का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, जिनमें प्रमुख हैं सिट्रो, एस्कोकोर्टिस, ठीक, वायराइड। दूसरा है कोकोनट कोकोनट कैडिंग। ठीक है, तीसरा है आलू तरकू गंध वायराइड आदि। ठीक है, ये जंतुओं, लास्ट में लिखेंगे, ये जंतुओं तथा प्रोकैरियोटिक में इसका संक्रमण नहीं होता। ठीक है, तो ये किसमें सिर्फ संक्रमण फैलाते हैं? पादपों में। ठीक है, क्योंकि जंतुओं में तथा प्रोकैरियोटिक में इसका संक्रमण नहीं होता। ठीक, अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रियॉन। अगली हेडिंग क्या है हमारी? प्रियॉन। ठीक है, प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन से प्रोटीन के अणु होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन के अणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स क्या है? ये ऐसे प्रोटीन के अणु हैं, ये क्या है? प्रोटीन के अणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका व्यास 4 से 6 nm होता है। ये ठीक है, मतलब इतने छोटे होते हैं, इसीलिए इनको सूक्ष्म बोलते हैं, क्योंकि इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या है? प्रोटीन के अणु हैं जो
क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और इनका व्यास कितना होता है, 4 से 6 एनएम। ठीक है, इनमें ऊष्मा का, ठीक है, यानी इनमें हीट का, गर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही ये अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं, उनका भी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। तो सन 1968 में डीसी गजडू शेख ने, ठीक है, एक मनुष्य कहते हैं कि वैज्ञानिक थे डीसी गजडू शेख ने, उन्होंने बताया कि मनुष्य की एक जाति में उन्होंने एक ऐसा मानसिक रोग देखा जिसमें रोगी बहुत अधिक हंसता है और हंसते हंसते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग को उन्होंने हंसी रोग, लाफिंग डिसीज अर्थात कुरु रोग का नाम दिया। ठीक है, गजडू शेख ने बताया कि ये एक स्लो वायरस है, एक स्लो वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी मंद वायरस संक्रमण के कारण ये रोग होता है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया, उन्होंने बताया कि एक मंद वायरस, स्लो वायरस है जिसके संक्रमण से ऐसा होता है। ठीक है, मनुष्य में मानसिक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है, मनुष्य हंसते हंसते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद सन 1982 में स्टैनले प्रूसिनर ने, उन्होंने बताया कि ये जो बीमारी हो रही है वो एक छोटे प्रोटीन के अणु है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, प्रियॉन। ठीक है, उन्होंने इस प्रोटीन के छोटे अणु को क्या नाम दिया, प्रियॉन। ठीक है, इनसे जो प्रियॉन से और भी रोग होते हैं, जैसे गायों में पागलपन का रोग, ठीक है, मानव में पागलपन का रोग, ठीक, और हमारा पार्किंसन का रोग, भेड़ों में स्कारपी डिसीज। ठीक है, ये सारे जो रोग होते हैं किसके कारण होते हैं, प्रियॉन के कारण होते हैं। ठीक है, तो प्रियॉन में इतना ही, इसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रियॉन्स, प्रोटीन अणु हैं जिनके रोग उत्पन्न स्वभाव का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया। ये प्रोटीन के अणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनका व्यास 4 से 6 एनएम होता है। ठीक है, इनमें ऊष्मा तथा यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक, यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी अगर बहुत ऊष्मा यानी कितने भी गर्म हो जाए तो ये नष्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर हीट का, अल्ट्रावायलेट रेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सन 1968 में डीसी गजडू शेख ने मनुष्यों में एक ऐसा मानसिक रोग देखा जिसमें रोगी बहुत अधिक हंसता है,
हंसते हंसते और हंसते और हंसते हंसते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। हो जाती है। इस रोग को हंसी रोग लाफिंग डिसीज या कुरु रोग नाम दिया गया। ठीक है। इससे कैसा रोग होता है? मानसिक रोग, जिसमें इंसान क्या होता है, हंसते हंसते पागल हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना हंसता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। गजडू शेख ने बताया कि ये स्लो वायरस इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी मंद वायरस संक्रमण के कारण होता है। ठीक है। उन्होंने ये तो बता दिया कि ये एक स्लो वायरस इन्फेक्शन है, पर उन्होंने इसका कोई नाम नहीं बताया। ठीक है, नाम नहीं बता पाए। पर सन 1982 में स्टैनले, ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक थे, स्टैनले प्रूस्टर ने बताया कि ये बीमारी जो हो रही है वे छोटे प्रोटीन के अणु से है और इन्होंने इसका नाम प्रियॉन दिया। इसके अलावा गायों में पागलपन, ठीक है, पार्किंसन रोग, भेड़ों में स्क्रैपी डिसीज, ठीक, आदि रोग होते हैं। ठीक है। तो प्रियॉन के लिए इतना ही। ठीक। और आपकी लास्ट हेडिंग, ठीक है, सूक्ष्म जीव में हमने 3 पढ़ा, वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन। आपके लिए सिलेबस में इतना ही है, तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक लास्ट हेडिंग हमारी है, छोटी सी हेडिंग है, आपको लाइकेन के बारे में पढ़ना है, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है। मैं आपको बता दूँ, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म, अध्याय 2 खत्म हो चुका है। ठीक है। ठीक, तो हमारी लास्ट हेडिंग क्या है? लाइकेन। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा मैं बता दूँ। ठीक है, आपके टॉपिक में है तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, आपके चैप्टर में है, उसके बाद इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो लाइकेन एक ऐसा जटिल पादप है, ठीक है, ये क्या है? एक पादप है, ठीक, एक ऐसा जटिल पादप है जिसमें शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। लाइकेन क्या है? शैवाल भी है और कवक भी है।
ठीक है। तो लाइकेन में जो शैवाल का भाग होता है उसे हम सेवलॉन्स कहते हैं, और जो कवक का भाग होता है उसे हम कवकांस कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कवक का कार्य क्या होता है। कवक क्या करता है, वो खनिज लवण को खनिज लवण है और जो कहते हैं जल है उनको ग्रहण करता है। ठीक है। और शैवाल का कार्य क्या होता है, शैवाल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। तो लाइकेन किसका समूह है, शैवाल और कवक का। ठीक है। ये शैवाल और कवक इसका एक समूह है। ठीक है। जिसमें कहते हैं शैवाल का कार्य क्या होता है, शैवाल का कार्य होता है भोजन का निर्माण, और कवक का कार्य क्या होता है, खनिज तत्व और जल को ग्रहण करना और शैवाल को देना। ठीक है। क्योंकि शैवाल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। ये प्रदूषित शैवाल की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये प्रदूषित, जहाँ पर मतलब वातावरण प्रदूषित होता है, ये उस जगह बिल्कुल भी नहीं उगते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे पॉल्यूशन इंडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। प्रदूषण सूचक के रूप में ये कार्य करता है। जिस जगह ये उगते हैं वहाँ पर ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, ये एक स्वच्छ जगह है। ठीक। तो इतना ही हम लाइकेन के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगते हैं, आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे वृक्षों की पत्तियां एवं छाल में कोई पुरानी दीवार है, ठीक, तो पुरानी दीवार है, कोई चट्टान है, ठीक है, तो उसमें ये उगे हुए पाए जाते हैं। ये अधिकतर धवल रंग के होते हैं। कभी कभी ये लाल, नारंगी, बैंगनी, नीले एवं भूरे रंग के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये धवल रंग के ही होते हैं। ठीक। तो लाइकेन शैवाल व कवक का एक सहजीवन है। ठीक है। तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है। ठीक। तो इसमें लिखेंगे उगे हुए पाए जाते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। ठीक है। मतलब ये साथ साथ में रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवन होता है। लाइकेन में शैवाल के भाग को सेवलॉन्स फाइकोबियॉन्ट, ठीक है। लाइकेन में शैवाल के भाग को सेवलॉन्स तथा कवक के भाग को कवकांस, ठीक है, कवकांस कहते हैं। माइकोबियम, ठीक कहते हैं। कवक का कार्य खनिज लवण व जल
जल ग्रहण करना होता है, ग्रहण करना होता है। और शैवाल का कार्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर, क्योंकि शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, इसलिए इसे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना है, ठीक है। ठीक, तो ये एक साथ ये लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का सहजीवन है, ठीक है, जिसमें कवक का कार्य क्या होता है, ये भूमि से खनिज तत्व जल को ग्रहण करता है और किसको, शैवाल को देता है। और शैवाल में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रदूषित वातावरण में नहीं उगते, ये प्रदूषित वातावरण में नहीं उगते, ये वहीं उगते हैं, ये वहीं पाए जाते हैं, ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ वातावरण स्वच्छ होता है, जहाँ वातावरण स्वच्छ होता है, ठीक। ये एक प्रदूषक सूचक भी है, ये एक प्रदूषण सूचक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस अध्याय 2 में हमने कहते हो जगत मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, जगत कवक पढ़ा, मतलब 3 जगत हमने पढ़े। उसके बाद हमने सूक्ष्म जीव पढ़ा, सूक्ष्म जीव में हमने वायराइड्स, वायरस और प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। लास्ट एक हेडिंग हमने पढ़ी लाइकेन के बारे में। तो आपका ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। अगले अध्याय में हमारे 5 जगत हमको पढ़ने थे, ठीक है, 5 जगत, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक एंड पादप और जंतु। तो 3 जगत हमने पढ़ लिए हैं, 2 जगत। तो जो हमारा अध्याय 3 है वो हमारा है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में अभी आपका अध्याय 3 नहीं शुरू होगा, क्योंकि पहले में हम लोग अध्याय 1 की जो आपके चैप्टर के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। उसके बाद अध्याय 2 के जो चैप्टर के प्रश्न हैं उनका देखेंगे। उसके बाद हमारा अध्याय 3 शुरू होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में आपके कहते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।